दोस्तों, एक लड़की अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होती है। उसके पिताजी कबाड़ बीनने का काम करते हैं, यानी एक कबाड़ी होते हैं। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी मेहनत के बल पर वो एक दिन एक जिले की एसडीएम बनती है। उसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे जिले में होने लग जाते हैं। तभी उसके ज्वाइनिंग के तकरीबन 4-5 महीने के बाद ही उसके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना ही नहीं किया होता है। आखिर क्या होता है उसके साथ? कौन सी ऐसी घटना उसके साथ घट जाती है? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सोनभद्र। सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम राम खिलावन होता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसकी एक 6 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा होता है। राम खिलावन एक कबाड़ी का काम करता है, कबाड़ बिनने का काम करता है और उसी को बेच करके काफी गरीबी में अपने परिवार का किसी भी तरह से भरण पोषण करता है। अक्सर जब वो कबाड़ बिनने के लिए जाता तो अपने साथ में अपनी पत्नी को या अपनी 6 साल की बेटी को भी कभी कभी लेकर के जाता। एक दिन अपनी बेटी के साथ वो कबाड़ बिनने के लिए वहां के बड़े बड़े मकानों के पास गया होता है और वहां पर जाकर के बड़े लोगों के घरों के सामने से जो कूड़ा करकट या कबाड़ होता है उसको बिन रहा होता है। तभी उसकी 6 साल की बेटी, जिसका नाम वंदना था, लेकिन प्यार से उसके माता पिता उसे मुनिया मुनिया कह करके पुकारते थे। मुनिया वहां पर खड़ा होकर के और उस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखने लगती है और अपने पिता से काफी प्यार से कहती है, पिताजी, इन लोग के पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े घर हैं। ये लोग तो काफी अच्छे से अपने घर में रहते हैं, अच्छी कार से, अच्छी गाड़ियों से चलते हैं। हम लोग क्यों इस तरह से कबाड़ बीनते हैं? हम लोग के पास इतने बड़े बड़े घर क्यों नहीं है? तभी उसके पिता अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और रुआंसा होकर कहते हैं, बेटी, इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है और तुम्हारे माता पिता ने तो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, इसलिए हम लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं है। अगर तुम भी पढ़ लिख करके और खूब मेहनत करोगी तो एक दिन तुम्हारे पास भी ये सारी चीजें होगी। तभी मुनिया कहती है कि पिताजी, मुझे भी पढ़ाई लिखाई करना है। अब कल से मैं आपके साथ कबाड़ बिनने के लिए कभी नहीं आऊंगी और आज ही चलिए और मुझे किसी न किसी स्कूल में एडमिशन कराइए और मुझे पढ़ने जाना है। उसने ये निश्चय कर लिया था कि नहीं, मुझे अब पढ़ना है और मुझे भी इनके जैसा, बल्कि इनसे भी बड़ा आदमी बनना है। वो घर उसके पिताजी उसको लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं और कहते हैं कि मुनिया तो ऐसे ऐसे कह रही है। उसकी पत्नी काफी खुश होती है और अपने पति से कहती है कि अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो इसको कहीं ना कहीं एडमिशन करा दीजिए। बेशक बगल में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, उसी में एडमिशन करा दीजिए। वहां पर तो पैसे भी नहीं लगता है और बेटी कम से कम पढ़ाई लिखाई करेगी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को लेकर के, वंदना को लेकर के, और उस प्राइमरी स्कूल में पहुंच जाते हैं। वहां हेडमास्टर जी से बात करते हैं और उसकी वहीं पर एडमिशन करा दिया जाता है। अब वो हर दिन स्कूल के द्वारा मिले हुए ड्रेस को पहन करके और काफी खुशी से उस स्कूल में जाती है। राशन वगैरह भी खाने पीने के लिए उसको उस स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से मिलता था, इसलिए कोई भी परेशानी नहीं थी उन लोगों को। ये लोग अपना काम करते और डेली तैयार करके अपनी बेटी को स्कूल भेज देते। काफी अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करती। जब घर आती तो स्कूल की सारी बातें अपने माँ से काफी खुश होकर के बताती। उसकी माँ भी काफी प्रसन्न होती थी। धीरे धीरे इनका बेटा भी बड़ा होता है और मुनिया धीरे धीरे तीसरी चौथी क्लास में चली जाती है। जब बेटा बड़ा होता है तो उसकी भी एडमिशन उसी प्राइमरी स्कूल में करा दिया जाता है और भाई बहन दो डेली एक साथ उस स्कूल में जाया करते हैं। जब 5वीं क्लास वो पास करती है तो एक दिन उस स्कूल के हेडमास्टर इनके पास आते हैं, राम खिलावन के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, इसे खूब दिल लगा करके पढ़ाइए, जो भी खर्चा वर्चा आता है करिए, जैसे भी होगा करिए, लेकिन अपनी बेटी की पढ़ाई में किसी भी तरह का गुंजाइश मत करिएगा। राम खिलावन जब हेडमास्टर की बातें सुनते हैं तो काफी खुश होते हैं। अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, अगर बेटी पढ़ने में इतना तेज है, अगर उसके टीचर लोग ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग चाहे कितनी भी गरीबी में रहेंगे, बेशक हम लोग खाना पीना नहीं खाएंगे, एक टाइम खा करके रह लेंगे, लेकिन पैसे बचाकर हम बेटी को पढ़ाएंगे। और दोनों पति पत्नी उसे पढ़ाने के लिए लग जाते हैं। वो भी पढ़ने में जी जान लगाती है, काफी मेहनत से पढ़ाई करती है। वहां से प्राइमरी स्कूल से 5वीं क्लास पास करने के बाद नजदीक के ही जूनियर हाई स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। वहां तक वो 8वीं क्लास करती है। वहां भी हमेशा अपने क्लास में अव्वल आती है। उसके टीचर्स हमेशा उसके पेरेंट्स को बुला करके, राम खिलावन को और उसकी पत्नी को बुला करके कहते रहते हैं कि तुम्हारी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, इसे खूब पढ़ाइए लिखाइए। वहां से 8वीं क्लास पास करने के बाद एक दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन होता है।
वहां से वो 10वीं पूरे जिले में टॉप करती है। 12वीं में जब उसका एडमिशन वहां पर कराया जाता है तो 12वीं में भी काफी अच्छे नंबरों से उस जिले को टॉप करती है। और जब इतनी सारी चीजें होती है तो उसे छात्रवृत्ति मिलती है, और ये देख करके उसके माता पिता काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, गांव के लोग सारे यही कहते हैं कि पढ़ने लिखने वाला अगर बच्चा हो तो उसके मार्ग में किसी भी तरह की गरीबी और अमीरी की बाधाएं नहीं आती हैं। उसे अगर पढ़ाई लिखाई की चेष्टा हो तो किसी भी हालत में रहेगा वो पढ़ाई लिखाई कर ही लेता है। कितने भी अमीर घर में पैदा हुआ बच्चा अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता। देखो कितनी गरीबी में बेटी और पूरे जिले को टॉप कर रही है। 10वीं में भी इसने टॉप किया है और 12वीं में भी टॉप किया है। जरूर एक दिन ये आगे चल के बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी, और ऐसा ही होता है। 12वीं कंप्लीट करने के बाद वो नजदीक के ही एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, और वहां से वो काफी अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। जैसे उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब मुझे एक बड़ा अधिकारी बनने के लिए एक कोचिंग ज्वाइन करना है, और मैं चाहती हूँ कि उसको ज्वाइन कर लूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके का टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी हूँ, और छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको कोचिंग दे करके जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं अपनी कोचिंग भी ज्वाइन कर लूंगी और अपनी पढ़ाई भी करूंगी। उसके पिता काफी खुश होते हैं, और वहीं पर वो शहर में अपना एक रूम लेकर के रहने लग जाती है। वहीं पर आसपास के कॉलोनी के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लग जाती है, और उससे जो भी पैसा उससे मिलता है उससे अपनी कोचिंग करने लग जाती है, अपनी तैयारी करने लग जाती है। और तकरीबन 1-1.5 साल तक वो तैयारी करती है, काफी मेहनत से तैयारी करती है। लेकिन फाइनली दूसरे साल में वो एसडीएम के एग्जाम को क्रैक कर लेती है, और वो एसडीएम बन जाती है। जैसे उसके पिताजी को ये पता चलता है कि बेटी ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके और एसडीएम बनने जा रही है, माता पिता काफी खुश होते हैं। आसपास के लोग काफी खुशियां मनाते हैं और कहते हैं कि देखो, एक कबाड़ बिनने वाली की बच्ची आज एसडीएम बन गई है, कितनी बड़ी बात है। और यहाँ एक से एक बड़े लोगों के, अमीर लोगों के बच्चे हैं जो कि ऐसे नकारा घूम रहे हैं। इस चीज से उसके पिताजी की काफी मान मर्यादा और इज्जत वहां पर बढ़ जाती है। बेटी एसडीएम की ट्रेनिंग करती है, और ट्रेनिंग करने के बाद वहीं के एक जिले में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, और वहां काफी ईमानदारी से वो रहने लग जाती है, और अपनी ईमानदारी का परचम उस पूरे जिले में लहरा देती है। काफी ईमानदारी से वहां काम करने लग जाती है। उस जिले के जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी या बड़े अधिकारी जो भी उससे थे, सब यही कहते थे कि इतनी ईमानदार ऑफिसर तो हमने आज तक देखा ही नहीं है, कि ये जितनी ईमानदार है। जब ये सारी चीजें उसके माता पिता को पता चलता है, वो लोग भी काफी खुश होते हैं। तभी एक दिन वो अपने घर आती है और अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, अब मुझे सरकारी आवास मिल चुका है, अब आप लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ ही चलिए, वहीं पर रहा जाएगा। उसके माता पिता काफी खुश होते हैं, और अपने भाई से भी कहती है कि चलो, वहीं पर एक बगल में कॉलेज है, वहीं पर तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी और वहीं पर पढ़ाई लिखाई करना। उसके माता पिता और भाई सारे लोग वहां पर चले जाते हैं जहां उसकी ज्वाइनिंग होती है, और वहीं पर सरकारी आवास में सारे लोग रहने लग जाते हैं। उसके भाई का वहीं पर एक कॉलेज में एडमिशन करा देती है, और भाई वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लग जाता है। तभी एक दिन जब वो ड्यूटी के लिए जा रही होती है, उसका भाई उससे कहता है, दीदी कल एक कार्ड आया था, कल एक इनविटेशन आया था, शायद यहाँ के किसी जज साहब की बेटी का शादी है। जैसे उसका भाई बोलता है, उसको याद आ जाता है, क्योंकि कल ही तो जज साहब ने पर्सनली उससे कहा था कि मेरी बेटी का शादी है, आइएगा, और वो भूल गई थी। लेकिन भाई जैसे ही बोलता है उसको याद आ जाता है। वो कहती है कि हाँ, जज साहब ने तो कल ही मुझे पर्सनली बताया था, लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ ड्यूटी, लेकिन शाम 5 बजे तक मैं घर आ जाऊंगी। आप सभी लोग तैयार रहना, मम्मी पापा और तुम सब लोग तैयार रहना, और हम लोग उनकी बेटी की शादी के लिए चलेंगे। वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है ड्राइवर गाड़ी में लेकर के, और उनको एसडीएम साहिबा को चला जाता है, और वो जाकर के सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी रहती हैं, और इतनी ज्यादा बिजी होती हैं, इतनी ईमानदारी से वो काम करती हैं कि उन्हें भूल जाती हैं कि शादी में भी जाना है। जैसे ही 5 बजता है और उनका भाई देखता है कि वो नहीं आई, तो तुरंत फोन करता है और कहता है, दीदी शादी में जाना था और आप अभी तक आई नहीं। तो कहती है, अरे मैं तो भूल गई, रुको मैं 15-20 मिनट में ही पहुंच रही हूँ। ज्यादा दूर नहीं था उनका ऑफिस, तकरीबन 3-4 किलोमीटर उनके रेजिडेंस से था, और वो तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करती हैं, उसको बुलाती हैं और कहती हैं कि फटाफट गाड़ी लगाओ, एक शादी में चलना है। ड्राइवर गाड़ी लगाता है, और उसके बाद एसडीएम साहिबा वहां के जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनको सारी चीजें बता करके और अपनी गाड़ी में बैठ करके
अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं, अपने रेजिडेंस के लिए रवाना हो जाती हैं। थोड़े ही दूर अभी चली होती है, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ही उनकी गाड़ी चली होती है कि अचानक उनकी कार रुक जाती है और ड्राइवर लाख कोशिश करता है स्टार्ट करने का और स्टार्ट नहीं होती है। ड्राइवर बाहर निकलता है और गाड़ी को अच्छे तरीके से देखता है क्या दिक्कत हो गया और स्टार्ट नहीं हो रहा है। तभी मैडम कहती है कि क्या बात हो गया, क्यों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ड्राइवर कहता है मैडम कुछ पता नहीं चल रहा है, अचानक से गाड़ी बंद हो गई और स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैडम उससे कहती है अरे शादी में जाना था, ऐसे ही मैं लेट हो गई हूँ, अब तुम और लेट कर रहे हो, अगर कोई गाड़ी किसी की है तो उसकी गाड़ी मंगा लो। ड्राइवर कहता है मैडम हमारे ऑफिस के जो बड़े बाबू हैं उनके पास 4 व्हीलर है और लेकर के आए हैं, अभी तक वो ऑफिस में ही होंगे, मैं उनको फोन कर देता हूँ और उनकी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। ड्राइवर तुरंत अपने ऑफिस के बड़े बाबू को फोन करता है। बड़े बाबू अटेंड करते हैं और कहता है कि देखिए मैडम की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई है, उनको शादी में जाना है, आपकी गाड़ी की जरूरत है। बड़े बाबू कहते हैं कोई बात नहीं, 10 मिनट रुको, मुझे उसी रास्ते से जाना है, मैं अब निकल ही रहा हूँ ऑफिस से, मैं ले आकर के मैडम को गाड़ी दे देता हूँ और तुम मैडम को लेकर के चले जाना, मैं वहां से बस से चला जाऊंगा घर के लिए। वो ड्राइवर वहीं पर 10 मिनट वेट करता है, तब तक बड़े बाबू वहां पहुंच जाते हैं, अपनी गाड़ी उसको दे देते हैं और खुद बस से चले जाते हैं। ड्राइवर जो मैडम की सरकारी गाड़ी थी उसको वहीं पर रोड के साइड में एक दुकान के बगल में लगा देता है। वहां से वो बड़े बाबू के गाड़ी में बैठा करके और मैडम को लेकर के चल देता है। तभी वो मैडम से कहता है मैडम आगे पुलिस नाका है और वहां पर गाड़ियों को रोक करके पुलिस वाले लोगों से चेक कर रहे हैं। मैडम कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं चलो, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना कि एसडीएम मैडम यहाँ पर बैठी हुई हैं, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, आम पब्लिक के साथ इन लोग का बिहेव कैसा होता है, किस तरीके से ये लोग करते हैं। और ड्राइवर कहता है ठीक है। वो आगे बढ़ जाता है और जैसे ही नाके के पास वो पहुंचता है, पुलिस वाले गाड़ी को हाथ देते हैं और रोक लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्यूमेंट दिखाओ। ड्राइवर कहता है सर मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मैं घर पे रखा हूँ, आज मुझे जाने दीजिए, बहुत जल्दी है, एक शादी में जाना है, कल मैं जब आऊंगा तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। पुलिस वाले कहते हैं नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट देखना है, बिना डॉक्यूमेंट का तुम जाओगे नहीं, तुम्हारा चालान कटेगा। तभी वो बड़े बाबू को कहता है, फोन करता है और कहता है कि डॉक्यूमेंट आप व्हाट्सएप पे जो भी आपके पास होगा वो भेज दीजिए। बड़े बाबू कहते हैं हाँ मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट का फोटो मैंने व्हाट्सएप पे अपने रखा हुआ है, मैं तुरंत तुम्हें भेज देता हूँ। बड़े बाबू तुरंत पूरे डॉक्यूमेंट्स का फोटो उनके मोबाइल में पड़ा हुआ था, वो तुरंत उसके पास भेज देते हैं और वो उन पुलिस वालों को दिखाने लग जाता है और कहता है देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पुलिस वाले उस डॉक्यूमेंट्स को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं चाहिए हमें, हमें आप हार्ड कॉपी दिखाइए, इस तरह का हमें नहीं चाहिए, हमको ले आकर के आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरा प्रोवाइड करिए, ऐसे मोबाइल का डॉक्यूमेंट हम नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि साहब आजकल तो मोबाइल पे हर चीजें मान्य हो रही है, हर चीजें दिखाई जा रही हैं, आप लोग क्यों नहीं मानते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ज्यादा बकवास मत करो, जो डॉक्यूमेंट्स मैं मांग रहा हूँ यहाँ पर मुझे हार्ड कॉपी ले आकर के यहाँ पर दिखाओ और उसके बाद तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो गाड़ी को साइड में लगाओ और तुम्हारा चालान कटेगा। जब पुलिस वाले उसकी बात ड्राइवर की नहीं मानते हैं तो कहता है कि ठीक है, वो गाड़ी को साइड में लगा देता है और उसके बाद फिर एसडीएम साहिबा गाड़ी से बाहर निकलती हैं और उसके पास पुलिस वाले के पास जाकर के कहती हैं कि चालान काट रहे हैं आप, गाड़ी आपके पास, गाड़ी का जितना डॉक्यूमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी आपको दिखा रहा है, मोबाइल में ड्राइवर दिखा रहा है, फिर आप उसको देख क्यों नहीं रहे हैं, आप इस तरह से हार्ड कॉपी क्यों मांग रहे हैं। आजकल तो सॉफ्ट कॉपी का भी है कि आप दिखा सकते हैं, कल आपको ले आकर के हार्ड कॉपी सारी चीजें दिखा देगा, मोबाइल नंबर नोट कर लो या जो कुछ भी करना है वो कर लो, लेकिन इस तरह से परेशान मत करो। पुलिस वाला कहता है कि मैडम आप ज्यादा फालतू का बात मत करिए, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो चालान कटवाइए और फिर जाइए, नहीं तो गाड़ी को मैं सीज कर दूंगा, गाड़ी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैडम उससे कहती हैं ठीक है, कितने का चालान काटना है, आप चालान काटिए। वो कहता है देखिए, मैडम को साइड में ले जाता है और कहता है कि देखिए अगर आपको चालान कटवाना है तब तो 15,000 रुपये आपका चालान कटेगा, और अगर आप ऐसे अगर पैसा देना चाहती हैं तो 10,000 रुपये मुझे दे दीजिए चुपचाप और आप गाड़ी लेकर के चले जाइए। मैडम मुस्कुराने लगती हैं और कहती है कौन सी बात होती है, अगर चालान काटना है तो चालान काटिए, इस तरह से बिना चालान काटे हुए इस तरह से पैसा लेना तो ये अनर्गल है, ये सही बात नहीं है। लेकिन पुलिस वाला कहता है अगर आप सही और गलत अगर सिखाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप चुपचाप मुझे साइड में 10,000 रुपये दे दीजिए और अपनी गाड़ी लेकर के चले जाइए। मैडम उससे कहती हैं कि ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, अपना अकाउंट नंबर बताइए, मैं ऑनलाइन आपको सेंड कर देती हूँ, ऑनलाइन पैसा। पुलिस वाला कहता है नहीं नहीं, ऑनलाइन वाली बात नहीं होती मैडम, आप ऑनलाइन दे करके कल के दिन मुझे फंसाने की कोशिश करेंगी, ये चीजें नहीं है,
आप मुझे कैश में पैसा दे दीजिए और यहाँ से लेकर के गाड़ी चले जाइए। मैडम कहती हैं देखो भाई, अभी मेरे पास कैश तो है नहीं और आजकल कैश कौन रखता है, अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ, आप पैसा ले लीजिए और हम लोग को जाने दीजिए क्योंकि हमें शादी में जाना है और काफी जल्दीबाजी है। जब मैडम की ये बातें सुनता है तो पुलिस वाला सोचता है कि आखिर क्या करूं, लेकिन लालच आदमी का उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और वही पुलिस वाले के साथ होता है। वो कहता है ठीक है, आप फटाफट इस नंबर पे ट्रांसफर कर लीजिए और मैडम उसको 10,000 रुपए उसके मोबाइल पर ट्रांसफर करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेती है और शादी के लिए चली जाती है। वहां पर जाकर के अपने घर जैसे ही पहुंचती हैं, उसके भाई वगैरह सारे तैयार होते हैं और सारे लोग और ये भी तैयार होकर के और फिर गाड़ी में बैठ करके और जज साहब के बेटी की शादी में चले जाते हैं। काफी फंक्शन का एंजॉयमेंट करते हैं और अच्छे तरीके से फंक्शन मनाने के बाद फिर जब घर आती हैं, घर आने के बाद वो सोचने लगती हैं आखिर क्या बात है, ये लोग इस तरह से पैसा क्यों लेते हैं, ये तो काफी गलत है। और फिर वो वहां के जो एसपी साहब होते हैं उनको फोन कर देती हैं और कहती हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, पुलिस वालों ने मुझसे 10,000 रुपए लिया है और ऐसे मुझसे ही नहीं सारे लोगों से ये लोग ले रहे हैं और मैं वहां पर इनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की हूँ जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है। वो स्क्रीनशॉट एसपी साहब को भेज देती हैं और ये भी बताती हैं कि पुलिस वाले मुझसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये जो पैसा है ये हमारे पास नहीं रहता है, ये पैसा ऊपर लेवल तक सबको पहुंचाना पड़ता है, ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाना पड़ता है। जब एसपी साहब ये बातें सुनते हैं, एसपी साहब भी काफी ईमानदार आदमी होते हैं और कहते हैं मैडम आप चिंता मत करिए, मैं कल इस सारी चीजों का करता हूँ। और अगले दिन एसडीएम मैडम एसपी साहब के ऑफिस में पहुंच जाती हैं। वहां जाकर के एसपी साहब को भी बताती हैं और वहां के डीएम साहब को भी सारी बातों से अवगत कराती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा चीज यहाँ के पुलिस वाले कर रहे हैं। डीएम साहब जब ये को पता चल जाता है वो एसपी साहब को कहते हैं कि देखिए इसके बारे में जल्द से जल्द जो भी करना है जल्दी से करिए और जो इस तरह से गलत काम करने वाले हैं उनको पकड़ करके और सख्त से सख्त सजा दीजिए, क्योंकि ये लोग खुद तो गलत कर रहे हैं और ऊपर के अधिकारियों को इस तरह से ये लोग बदनाम कर रहे हैं, जो कि अच्छी बातें नहीं है। डीएम साहब जैसे ही एसपी साहब को कहते हैं, एसपी साहब एसडीएम मैडम के पास बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं देखिए इनको रंगों हाथ पकड़ना है, उसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ और आप आराम से रहिए और मैं इनको पकड़ूंगा 1-2 दिनों के अंदर ही। एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं, एक बूढ़े का भेष बनाते हैं, दाढ़ी वगैरह लगा लेते हैं और एक पुरानी सी कार लेकर के और पहुंच जाते हैं वहां पर। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, जो उस नाके पर जो हवलदार था वो रोकता है और कहता है कि ये गाड़ी तो काफी पुरानी है और इसको अभी तक रोड पर आप चला रहे हो, ये 15-20 साल पुरानी गाड़ी है, तुम्हें तो पैसा भरना पड़ेगा और काफी ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, चालान कटेगा, तुम्हारी गाड़ी सीज होगी और ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। जो बुढ़े के भेष में एसपी साहब होते हैं कहते हैं कि साहब ये हमारे पिताजी की निशानी है, पिताजी इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने ये गाड़ी हमको दे करके गए थे, मैं इस गाड़ी को इस तरह से सीज नहीं करवा सकता हूँ, मुझे आपको जो भी पैसा देना है बताइए, मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तभी जो दीवान होता है बगल में जो दरोगा जी बैठे होते हैं, दरोगा जी के पास जाता है और दरोगा जी से पूछता है। दरोगा जी वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें 20,000 रुपए कम से कम देना पड़ेगा, नहीं तो 25,000 30,000 रुपए का तुम्हारा इसका चालान कटेगा, चुपचाप 20,000 रुपए दे दो और अपनी गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाओ। वो कहता है साहब ये तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, इतना ज्यादा पैसा मत लीजिए, थोड़ा कम करिए, मैं कम पैसा मेरे पास है और अगर कम कर देंगे तो मैं पैसा दे दूंगा, नहीं तो इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। लास्ट में फाइनली 15,000 रुपए पर उसकी बातचीत हो जाती है, वो 15,000 रुपए उनको दे देता है। वो जो एसपी साहब होते हैं अपने कॉलर में एक कैमरा लगाए हुए होते हैं जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। एक टीम दूर बैठी हुई थी जो ये सारी रिकॉर्डिंग उनके पास वो बैठ करके देख रहे थे। जैसे ही एसपी साहब उनको 15,000 रुपए दरोगा जी को देते हैं और दरोगा जी लेकर के पॉकेट में रखते हैं, वैसे ही 2-3 गाड़ियां सायरन बजाती हुई उस जगह पर हनहनाते हुए पहुंच जाती है। उसमें से कुछ पुलिस वाले वगैरह निकलते हैं बाहर और एक उनके पास एक लिक्विड होता है, एक डब्बा होता है जिसमें लिक्विड होता है, उस लिक्विड में जाकर के तुरंत उस दरोगा का और दीवान का हाथ उस लिक्विड में डाला जाता है। उन दोनों का हाथ गुलाबी हो जाता है जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि इन लोगों ने पैसा लिया है। तुरंत इनके पैकेट को चेक किया जाता है जिसमें से वो 15,000 रुपए तो निकलते ही निकलते हैं और बहुत सारे पैसे निकलते हैं जिसको इन्होंने घूस के तौर पर बहुत ज्यादा लोगों से इन्होंने इस तरीके से लिया था। वो सारे पैसे को जब्त कर लिया जाता है।
उसके बाद वहां पर जितने भी सिपाही, दीवान और जो टीआई होता है, सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और तत्काल प्रभाव से एसपी साहब सारों को सस्पेंड कर देते हैं। इन सारों के अकाउंट्स को चेक किया जाता है। इनके जितने भी अकाउंट थे सारे अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं और जब इनके अकाउंट्स को चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि आय से ज्यादा संपत्ति सभी के अकाउंट्स में होता है, सभी के अकाउंट्स में मिलता है। केस चलाया जाता है और कुछ लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाता है और कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है, कुछ को इधर उधर अन्यत्र दूसरे जगहों पर पोस्टिंग किया जाता है। इस तरह से एक ईमानदार एसडीएम साहिबा ने इस तरह के बेईमान घूसखोरों का पर्दाफाश किया था, जिसमें इनका मदद एसपी साहब और डीएम साहब ने खुल करके किया था। आपको कहानी कैसी लगी? एक ईमानदार गरीब परिवार में पैदा हुई एक लड़की और एसडीएम बनती है और एसडीएम बनने के बाद उसका जो अपने एरिया में जो ईमानदारी है, ईमानदारी का परचम लहराती है और इस तरह से जो दगाबाज जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका पर्दाफाश करती है। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।